हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कॉटन चैप्टर है कपास पढ़ रहे थे उसी के आगे की बात करेंगे। आगे इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमें इसकी जो विशेषताएं हैं ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि कपास में प्रधानता कितनी होती है, कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है। कपास की अभी हम लोग पौधे की लंबाई यहाँ पर देखेंगे, रेशे की लंबाई भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कौन सा देश इसके उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, अच्छे किस्म के रेशे कहाँ प्राप्त होते हैं कॉटन के। इन्हीं सब तरीके के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद है आगे भी आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात की जाए कपास की प्राप्ति हमें कैसे होती, मान लीजिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये है कपास का पौधा, ठीक है, ये है कपास का पौधा। इसी में ये इस तरीके की संरचना दिखाई देती है जिसके ये चारों ओर पॉड्स रहते हैं। जब ये हरा रहता है पौधा, मतलब रेशा कच्चा रहता है, तो यही पत्तियां इस हिस्से को पूरा ऐसे कवर की रहती है, ढके रहती है। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाता है, रेशा ब्राउन होने लग जाता, बाहर के पौधे ब्राउन होने लग जाते हैं, यही पंखुड़ियाँ ऐसे खुल जाती है और ये सफ़ेद हिस्सा दिखने लग जाता है। यही हिस्सा क्या होता है, कपास होता है। यही हिस्सा कपास का रेशा होता है और इन्हें ही हम लोग पॉड्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कपास की प्राप्ति किससे होती, पॉड्स होती। इन्हीं पॉड्स के अंदर में छोटे छोटे बीज भी रहते हैं जिन्हें हम गिनिंग प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं। तो ये जो कपास का फूल है इसे हम लोग पॉड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये कपास है इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, और ऐसे ही और भी जितनी इसकी विशेषताएं हैं उन्हें। अगर बात की जाए कपास की जो प्राप्ति हमें होती है ना, ये प्राकृतिक जगत से होगी, ठीक है, प्राकृतिक जगत से होती है। अगर प्राकृतिक जगत में भी बात की जाए तो वानस्पतिक में, वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत, ठीक है, वानस्पतिक रेशा ये कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इतना तो पता ही होगा, वानस्पतिक के अंतर्गत भी अगर बात की जाए तो ये बीज के द्वारा हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ तक पूछा जाता है कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, तो इसका देश है भारत। कपास का जन्म भारत में ही हुआ है, इंडिया कह दें, भारत कह दें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लंबाई कितनी होती है कपास के पौधे की। तो ये कपास अभी हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ था ना, इसी पौधे की लंबाई पूछी जा रही है कि इस पौधे की लंबाई कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रेशे की लंबाई की बात नहीं हो रही है, कपास के पौधे की लंबाई की बात हो रही है। तो ये होता है 3 से 4 फीट, या कह दें 3 से 6 फीट। पौधे की लंबाई फीट में आएगी, रेशे की लंबाई इंच में आएगी, क्योंकि ये स्टेपल जगत का रेशा होता है। तो पौधे की लंबाई आपने देख ली कितनी होती है, 3 से 4 फीट तक की। अब इसके बाद पूछा था इनमें प्रधानता किसकी होती है, तो इसमें प्रधानता होगी सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, वानस्पतिक रेशों में सेल्यूलोज की प्रधानता होती ही है। वैसे लीनन देखा जाए तो लीनन में गोंद भी होता है जिसकी वजह से सेल्यूलोज की मात्रा थोड़ी घट जाती है, लेकिन कपास में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। और ये कितने प्रतिशत तक, तो ये परसेंट आपको याद रखना ज़रूरी है, 90%, 90% तक इसमें सेल्यूलोज होता है, बाकी और जल होता है, अशुद्धियाँ होती हैं। आगे देखिएगा, उत्पादन में उच्च बात किया जाए, उत्पादन में अगर उच्च की बात की जाए तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादन में आगे है, सबसे ज़्यादा आगे इसके है, तो कहा जाए इस समय डेटा के अनुसार भारत देश उत्पादन में इसके सबसे आगे है। और ये डेटा 2023 के अनुसार है, इसके पहले अमेरिका आगे था। तो ये है कि आप याद रखिएगा, समय समय पे ये डेटा बदलता रहता है। जैसे ही नया डेटा आएगा, लॉन्च होगा, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करिए कि करेक्शन कर लिया करिएगा अपने नोट्स में। और ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर लीजिए कि ये जो डेटा ये 2023 के अनुसार है, आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कोई और देश इसके उत्पादन में आगे निकल जाए, तो ये देश क्या हो जाएगा, भारत पीछे हो सकता है। वैसे इस समय देखा जाए तो भारत कपास के उत्पादन में सबसे आगे होता है, ठीक है। अगर बात की जाए उच्च गुणवत्ता,
अच्छी क्वालिटी के उत्पादन भारत में हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो रेशा बन रहा है या उत्पादित हो रहा है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का हो, नहीं। उच्च गुणवत्ता वाले कपास की अगर बात की जाए तो ये हमें मिलेगा मिस्र में, और मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा, मिस्र को इजिप्ट नाम से भी जाना जाता है। हाई क्वालिटी के कपास के जो पौधे कहा जाए वो हमें कहाँ मिलेंगे, मिस्र में मिलते हैं। अब याद रखिएगा, इसके लिए जलवायु की बात की जाए तो इसके लिए ऐसी जलवायु होनी चाहिए जो कि उष्णकटिबंधीय हो, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो काली मिट्टी, और उनमें क्षार की अधिकता होनी चाहिए, क्षार युक्त काली मिट्टी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए कि फसल का समय, ये कितने समय में ये फसल तैयार होती है। अगर पूछा जाता है लीनन की पैदावार में, फसल में बोआई से लेकर के खेत को तैयार करने से लेकर के कुल कितना समय लगता है, तो आप जानते होंगे 7 साल का समय लीनन में लगता है, जिसमें से 6 साल फर्टाइल बनाने में चला जाता है भूमि को, और उसके बाद 1 साल में बीज को बोने से लेकर के पौधे की प्राप्ति तक में 1 साल का समय लगता है। यहाँ पर कपास में इस तरीके का नहीं है, कपास में सीधे हम लोग बोआई करते हैं, हमें खेतों को तैयार करने में उतना समय नहीं लगाना पड़ता। तो ये जो कहा जाए फसल इसका समय, तो 200 दिन या फिर 1 वर्ष, इसका फसल चक्र कितना वर्षीय पौधा ये है, तो ये 1 वर्षीय पौधा है। अगर दिन में पूछा जाएगा 200 दिन, 1 वर्ष में बेटा आएगा 365 दिन होता है 1 वर्ष में, लेकिन अगर वर्ष में पूछा जाएगा तो 1 वर्ष कहेंगे, अगर दिन में पूछा जाएगा तो 200 दिन, ठीक है यहाँ तक। तो ये थे इतने डेटा। आगे इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा कि जो उत्पादन की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा उत्पादन आप जान रहे हैं कि भारत में हो रहा है। सबसे अच्छी क्वालिटी के कपास कॉटन हमें मिस्र में मिलेंगे। तो अगर देखा जा रहा है भारत अगर पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो ये है क्रम में लिखा हुआ, भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे अमेरिका। पहले अमेरिका पहले नंबर पे था, अब ये तीसरे नंबर पर पहुँच गया है। देश की बात अगर की जाए, उत्पादन में देश सबसे ऊपर से लेकर के, हाई से लेकर के, सबसे आगे से लेकर के, अगर 3 पूछा जाए तो ये 3 आप याद कर लें, आपके लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन में भारत है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है। और अगर उत्पादन में भारत के अंदर ही राज्यों की अगर बात की जाए, तो भारत में जो राज्य जितने भी हैं उनमें अगर देखा जाए तो कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना, ठीक है। याद कर लीजिएगा ये डेटा, और अगर आपने नहीं नोट किया है तो इसे नोट भी ज़रूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भारत का। तो ये ज़रूर याद रखना ज़रूरी है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है, और यहाँ पर आप भारत नाम याद कर लें तो ये भी काफ़ी रहेगा आपके लिए। सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा। बच्चों, आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कपास की पहली सूती मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपको ये ईयर तो याद होगा 1818 में कोलकाता में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब बात की गई, एक बार पढ़ लीजिए कि सन 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता में ये जगह है, फोर्ट मीन्स तो किला ही होता है, खैर फोर्ट ग्लॉस्टर जगह का नाम है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ये पहली सूती मिल स्थापित की गई। भारत में प्रथम मिल कब शुरू की गई, तो सन 1818 फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली, ये विफल रही। इस सूती मिल से किसी को लाभ नहीं हुआ, तो ये सफल कहा जाए, स्थापना इसकी नहीं मानी गई। पूछा जाए अगर आपसे सफल स्थापना कब और कहाँ हुई, तो सन 1854 में मुंबई में किस कंपनी के नाम से, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। क्या नाम था कंपनी का, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी खोली गई, और किनके द्वारा, कोवाजी नाना भॉय डावर के द्वारा।
ये जो कंपनी मुंबई में खोली गई थी इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। पहली मील तो मान के ये सही है कि 1818 में कोलकाता में ओपन की गई थी, खोली गई थी फोर्ट ग्लॉस्टर स्थान पे, जगह पे, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिली थी, ये कंपनी चल नहीं पाई। लेकिन जो फिर दोबारा खोली गई सन 1854 में, पहली 1818 में, फिर 1854 में मुंबई में ओपन की गई एक कंपनी जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। नाम जरूर याद रखिएगा। मुंबई में ओपन की गई कोवाजी नानाभाई डावर के द्वारा, और इसी में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो पहली और दूसरी ये दोनों याद रखिएगा। इसमें सफलता नहीं मिली लेकिन थी तो ये पहली ही कंपनी, दूसरी ये थी। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हमें देखना है कि कपास का जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करने से लेकर के एक वस्त्र, धागा या कपड़े के निर्माण तक की प्रक्रिया के बीच में, प्रोसेस के बीच में इसको कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आपसे एग्ज़ाम में चाहे चरण पूछा जाए, शब्दावली पूछी जाए, टर्मिनोलॉजी या प्रक्रिया, कोई भी शब्द पूछा जाएगा तो आपको ये क्रम पूरा याद रखना होगा। आपको ये सीरियल से लिखाया जा रहा है, एक के बाद एक जो भी क्रम आता है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग को कपास से, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक छोटा सा बना दे, यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। ये जो कपास का ये जो पॉड्स है ना, इसको हमें प्राप्त करने के लिए कितने काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। कल्टीवेशन का मतलब है खेती करना। हमें कोई भी फसल प्राप्त करनी, जानते ही हैं आप लोग, ये तो प्राकृतिक रेशा है, वानस्पतिक रेशा है, तो वनस्पति की हमें खेती तो करनी ही पड़ेगी। तो जब हम खेती करने के लिए क्या करेंगे, कल्टीवेशन शब्द कहा जाए या खेती करना कहा जाए, तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं कपास की प्राप्ति के लिए बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई की जाती है, खेतों को तैयार करके बीज की बुआई की जाती है, यही प्रोसेस कल्टीवेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने लिखा है हार्वेस्टिंग शब्द। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एकत्र करना। एकत्र करना। ध्यान दीजिएगा कि जब हमने जिसकी खेती की हुई थी, अगर वो फसल तैयार हो जाएगी तो उसे हमें काटना पड़ेगा, इकट्ठा करना ही पड़ेगा। हम उसे खेत में छोड़ करके ही डायरेक्ट रेशा प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हमें काफ़ी प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, किसे, फसल को, या फिर कहा जाए इन्हीं पॉड्स को एकत्र करना। ठीक है, किसे हम एकत्र करेंगे, अपनी फसल को, या फिर कहा जाए पॉड्स को। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, बना हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा हुआ है गिनिंग। गिनिंग का मतलब कहा जाए तो बिनौले छाटना होता है। गिनिंग का मतलब ओटाई, ओटाई करना या फिर बिनौले छाटना। बिनौले छाटना, ये सारे शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। जैसे बेटा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गिनिंग इंग्लिश में लिखा है ना, आपको काफ़ी बार एग्ज़ाम में गिनिंग ऐसे शब्द भी देखने को मिलेंगे। तो हम ये चीज़ें, मान लीजिए आपको कभी इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो मेरे बोलने पर ये सब शब्द जो आपको सुनाई दे रहे हैं ना, आप लोग इसे अपनी कॉपी नोट्स में हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे कि गिनिंग को इस तरह से हिंदी में लिखा गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी साइड में कि बिनौले अलग करना क्या होता है, गिनिंग प्रोसेस, गिनिंग प्रक्रिया क्या है, किस पे की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम किस पे करेंगे, ओटाई या बिनौले करना। तो ये जो हमने पॉट्स इकट्ठा किया था ना, इन्हीं पॉट्स में से क्या करते हैं, बीज को अलग करते हैं। बीज एवं रेशों को अलग करना। कपास की प्राप्ति बीज जगत से होती है। जो चीज़ की प्राप्ति हमें बीज से हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें बीज तो दिखाई देगा ही। तो यही रीज़न है कि इस पे हमें गिनिंग प्रोसेस की जाती है। और गिनिंग प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कपास पे ही की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में काफ़ी बार आपसे पूछा भी जाता है। इसके बाद हमने शब्द लिखा हुआ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है, अभी तो हमने ये बीज से अभी बीज अलग किए और रेशो को अलग किया। तो सॉर्टिंग को अगर बोला जाए तो ये कहलाता है छटाई। छटाई का मतलब होता है छाटना। किसे छाटेंगे हम लोग, छोटे एवं बड़े रेशों को अलग करना। बड़े रेशों को अलग
करना, यही प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाता है। अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़ते चलिए, समझते चलिए, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी। सारा ये क्रम है, एक लाइन से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। इसके बाद शब्द कहा जाए, लिखा हुआ है बेलिंग, इसे कहा जाएगा बेलिंग। बेलिंग का मतलब होता है गांठ बांधना। गांठ बांधना, किसमें गांठ बांधेंगे? हमने जो अभी सबसे पहले ओटाई की रेशो में गिनिंग प्रोसेस किया, तो बीज अलग कर दिए, रेशे अलग कर दिए। अब ये बीज अभी हमारे काम का नहीं है। जो ये रेशा प्राप्त हुआ है, इस रेशो को भी, इनमें छोटे रेशे भी होंगे और बड़े रेशे भी होंगे। तो इन रेशो में अब हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग प्रोसेस, जिससे कि छोटे रेशो को अलग कर देंगे और बड़े रेशो को अलग कर देंगे। अब हम इनको अलग करने के बाद ऐसे ही मैदान में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये रेशे उड़ जाएंगे, गंदे होंगे, उलझ जाएंगे। तो हम इसमें फिर क्या करते हैं? इन्हीं रेशो को, जो छोटे रेशे अलग थे उनकी अलग गांठ बना लेते हैं, और ये जो बड़े रेशे अलग थे इनकी अलग गांठ या गट्ठर या इकट्ठा कर लेते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है छटाई, या फिर यही कहलाता है गांठ बांधना या फिर बेलिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने अलग किया था, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अलग किए गए रेशों को बांधना। अलग किए गए रेशों को बांधना, यही प्रोसेस कहलाता है बेलिंग। इसके बाद देखिएगा, ये प्रोसेस, यहाँ तक की प्रक्रिया हमने कर ली है मैदान में। अब हमने गट्ठर बना लिया है, अब हम इन्हीं गट्ठर को लेके जाएंगे कारखाना में। तो याद रखिएगा, इतना सारा प्रोसेस ये हमने खेतों में किया है, मैदान में किया है। अब इसके बाद से ये सारे प्रोसेस हम लोग करेंगे कारखाने पे जा कर के। इन्हीं गट्ठर को उठा करके हम ले गए कारखाना पे, तो वहाँ पे इन्हें ओपन करेंगे। इन जो अलग किए गए गट्ठर हमने बांधे थे ना, जो गांठ लगाई थी, इन्हें ही हम लोग ले जाके कारखाने में ओपन करेंगे। कहा जाए ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का मतलब, तो खोलना एवं मिलाना। खोलना एवं मिलाना। अभी तो हमने मैदान में जा कर के ऐसे ही रेशों को अलग अलग करके गट्ठर बना ली थी, लेकिन अब बारी है इन्हीं रेशों को कारखाने में ले जाके ओपन करने की। ओपन एंड ब्लेंडिंग, ब्लेंड करने का मतलब ही होता है एकदम मिक्स करना, मिलाना। तो हम रेशों को कारखाने में ले जाएंगे, ओपन करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। जब हमने रेशों को खोला, छोटे रेशों की गट्ठर अलग खोली, बड़े रेशों की गट्ठर अलग खोली, फिर उन्हें आपस में अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद हम लोग करेंगे कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई। ये जो ब्लेंड कर रहे हैं ना, इसी ब्लेंड का अगला स्टेप हो जाएगा कार्डिंग। जो हमने रेशे ओपन किए हैं उन्हें ही आपस में मिलाते हैं। रेशों को आपस में मिलाना। यहाँ भी लिख लीजिएगा, जो गट्ठर बना के हम लेकर के आए थे कारखाने में, उसे ही यहाँ पर खोलने की बात की जा रही है। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं रेशों को, इन्हीं गट्ठर को खोल करके कार्डिंग करेंगे, धुनाई करेंगे, रेशों को आपस में मिलाएंगे। जब आपने भी देखा होगा कहीं पे अगर रजाई, गद्दा, तकिया ये सब तरीके अगर बनाना होता है तो रुई की धुनाई की जाती है, जिससे कि गांठ गांठ जैसापन जो रुई में दिखता है वो एकदम अलग अलग रेशे हो जाते हैं, जिससे रेशे सुलझ जाते हैं और फूल जाते हैं। तो यही प्रोसेस करते हैं हम लोग, जो कि कहलाता है कार्डिंग। चलिए आगे इसके बाद और भी स्टेप बाकी है, वो भी हम लोग देखते हैं अभी। एक बार और देख लीजिएगा यही प्रोसेस कि किस तरीके से शुरुआत होती है। शब्दावली देखिए, अगर बात की जाए गिनिंग, गिनिंग क्या है? ये कपास की शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है। ये सारे इसकी क्या है? चरण है या फिर प्रक्रिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे कपास की, ताकि हमें कपास प्राप्त हो सके। तो ये प्रोसेस कहलाता है कल्टीवेशन या फिर खेती। फिर उसके बाद जो फसल तैयार हुई है उसे हम लोग काटेंगे, इकट्ठा करेंगे, वही प्रोसेस कहलाता है हार्वेस्टिंग। फिर उसके बाद आता है जो हार्वेस्टिंग हमने की है फसल की, या फिर हमने जो पॉट्स इकट्ठा किए हैं उन पॉट्स में से अशुद्धियों को अलग करना, बीज को अलग करना। तो बीज और रेशों को अलग करने की प्रक्रिया गिनिंग कहलाती है। इसे ओटाई शब्द भी कहते हैं और बिनौला छांटना शब्द भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सॉर्टिंग। जैसे हमने छांट लिए बीज अलग और रेशे अलग, अब इन रेशों की हम लोग सॉर्टिंग करेंगे कि इनमें कौन छोटा रेशा है, कौन बड़ा रेशा। स्टेपल फाइबर में भी जो बड़ा रेशा होता है
उनकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, जो छोटे रेशे होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर लेंगे। फिर जो रेशों को हमने अलग अलग किया हुआ है ना, उनकी हम बेलिंग कर लेंगे या फिर गांठ बना लेंगे, एक गट्ठर बना लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे अलग अलग। अब इन्हीं गट्ठर को हम ले जाएंगे कारखाने पे फिर से ओपन करेंगे, क्योंकि आगे हमें कार्डिंग करनी है। इन्हीं गट्ठर को हम खोलते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। इसके बाद हम कार्डिंग प्रोसेस करते हैं, जिसे धुनाई कहते हैं, ताकि रेशे जो है आपस में मिल जाएं, एक सुलझना धीरे धीरे शुरू हो जाए। अब इसके बाद और भी जो चरण है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगर बात की जाए इसके आगे की प्रोसेसिंग की, तो कार्डिंग के जस्ट बाद आता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग को कहा जाता है कंघी करना। कंघी करना, ये सोचिए अभी तक में तो हमने रेशों को किस तरीके से रखा हुआ था, गट्ठर बना करके। गट्ठर बनाने का मतलब कि उसकी जो संरचना थी रेशों की, वो आपस में एकदम जुड़ी हुई थी। अब जैसे ही हमने उसकी धुनाई की तो रेशे अलग अलग होना शुरू हो गए। इसके बाद ही हम लोग करते हैं कॉम्बिंग। कॉम्ब मतलब होता है कंघा, कंघी, जिससे हम लोग बाल सुलझाते हैं। यही प्रोसेस हम लोग रेशों पे भी करते हैं, ताकि जो उलझे हुए रेशे हैं वो सुलझ जाएं। तो यहाँ पर यही प्रोसेस अगर कंघी करना क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा, रेशों को समानांतर करने के लिए, रेशों को समानांतर, एक बराबर, एक सीधा करने के लिए हम लोग कॉम्बिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद लिखा हुआ है ड्राइंग। जब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग का मतलब एक बार देख लीजिए, कहा जाता है इसका मतलब खींचना। ड्राइंग का मतलब हो गया यहाँ पर खींचना। तो किसको खींचेंगे, जब हमने रेशों को सुलझाया। याद रखिए, रेशे की लंबाई अगर बात की जाए, कपास के रेशे की लंबाई 1 से लेकर के 2.5 इंच तक होती है। तो इसका मतलब कोई रेशा इतना लंबा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई छोटा और भी होगा, कोई ऐसे बड़ा होगा। ठीक है, पहले ये आपस में उलझे हुए थे, इनको हमने कॉम्बिंग जब की तो ये एक सीधे आ गए। अभी देखिए, कोई रेशे इतने लंबे हैं, कोई यहाँ छोटे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 रेशा बराबर है, ये रेशा लंबा है, ये रेशा छोटा है, ये रेशा भी छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये भी छोटा ही है। तो जब हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं ना, तो इन्हीं रेशों को सुलझाने पर जब ये समानांतर हो जाते हैं, समानांतर का मतलब समान अंतर पे एक सीध में आ जाते हैं, तो हमें रेशा छोटा बड़ा दिखने लग जाएगा। इसी समय हम क्या करेंगे, इन्हीं बड़े रेशों को खींच के अलग कर देते हैं, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। यही प्रोसेस ड्राइंग कहलाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग खींचना कहते हैं, क्योंकि छोटे रेशों को अलग और बड़े रेशे को अलग करना ज़रूरी है। बड़े रेशे हाई क्वालिटी के होते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। तो खींचना क्या होता है, रेशों को अलग करना। यहाँ पर लिख लीजिए लंबे रेशे। ठीक, याद रखिएगा, कैसे रेशों को अलग करना, जो लंबे रेशे हो। इसके बाद देखिएगा प्रोसेस लिखा हुआ है रोविंग। रोविंग शब्द भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोविंग का अगर शब्द का हिंदी में कहा जाए तो होता है घुमाना। रोविंग का मतलब होता है घुमाना। घुमाने का क्या मतलब है, अभी आपने देखा जो छोटे रेशे हमने अलग किए, बड़े रेशे अलग किए। अब उन्हें अगर हम फिर से ऐसे ही छोड़ दें तो वो गंदे हो जाएंगे, उलझना शुरू हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, कहीं इधर उधर भी जा सकते हैं। तो इन्हीं जो रेशों को खींच करके हम इकट्ठा करके अलग रखे हुए हैं, उन्हें ही हल्का घुमाव दे करके हम एक बार और लपेट करके रख देते हैं, ताकि रेशे कहीं जाए ना, उड़ करके गंदे भी ना हो। तो घुमाने का क्या मतलब होता है कि जो रेशे हमने अलग किए हुए थे, लंबे रेशे अलग, बड़े रेशे अलग, उन्हीं को हम क्या करते हैं, हल्की ऐंठन देते हैं। जैसे आपको याद होगा, बाल सुलझाते हैं तो बाल सुलझाने के बाद हल्का सा हम घुमाव दे करके जूड़ा बना लेते हैं, ताकि हमारे बाल फिर से ना उलझे। तो यही प्रोसेस कहलाता है रोविंग। हल्की ऐंठन देते, इन्हीं रेशों को घुमा करके लपेट करके रख देते हैं। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है स्लीवरिंग। स्लीवरिंग का मतलब होता है पूनी बनाना। पूनी बनाना, क्योंकि अब इसी के जस्ट बाद प्रोसेस आता है स्पिनिंग। अब हमें इन रेशों की पूनी बनाना ज़रूरी है। पूनी बनाने में क्या किया जाता है, मान लीजिए कि ये
ये रेशा है, ठीक है, मान लीजिए ये रेशा है। इन्हीं रेशे को इस जगह से, ऊपर की जगह से ऐसे टाइट बांध दिया जाता है और नीचे रेशे ऐसे फैले रहते हैं। अब जब हमें प्रोसेस करना है कताई की, चाहे हम तकली का प्रयोग करें चाहे चरखा का प्रयोग करें, तो यहीं से हम रेशे थोड़े थोड़े खींचते जाते हैं और उनमें ऐंठन घुमाव देते हुए एक धागे का रूप देते हुए चले जाते हैं। लेकिन यही प्रोसेस, अभी जो ये हल्की ऐंठन दिए थे ना, ये तो हमने पूरे रेशे को लपेट करके एक अलग रखा हुआ था। लेकिन अब हमें करना है स्लीवरिंग, पूनी बनाना है। तो पूनी बनाने के लिए हम लोग ऊपर की ओर में क्या करेंगे, रबड़ बनाएंगे। देखिएगा जैसे ये पूनी बनी हुई है, ऊपर पे रबड़ लगा है लेकिन नीचे के बाल पूरे आपको ओपन दिख रहे हैं। ऐसे ही कॉटन में किया जाता है। हर रेशे में जहाँ भी हम लोग स्लीवरिंग करेंगे यही होता है। ऊपर की ओर से रेशे को बांध दिया जाता है, नीचे छोड़ दिया जाता है। इन्हीं रेशों को खींचते हुए हम कताई का प्रोसेस आगे में करते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि कताई से जस्ट पूर्व, कताई से बिल्कुल पहले होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो वो होती स्लीवरिंग। स्लीवरिंग के जस्ट बाद कौन सा प्रोसेस आता है, तो स्पिनिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। पूनी बना लेते हैं हम लोग रेशों की, ताकि हम क्या करते हैं आगे चल करके कताई रेशों की कर सकें। जब हमने पूनी बना ली है तो स्पिनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, कताई करना कहते हैं। स्पिनिंग का मतलब कताई। जो ये रेशे हैं ना, जो ये रेशे हमने अलग किए हुए हैं, तो इन्हीं रेशों को धागे का रूप देना होता है। धागे का रूप, रेशों को धागे का रूप देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है वीविंग। यहाँ पर वीविंग के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है बुनाई। जब ये धागों का निर्माण हो गया है, आपको पता ही होगा, जो ये वीविंग प्रोसेस किया जाता है इनमें धागों को ही लिया जाता है ताने बाने में सेट करके। अब इन्हीं धागों को हम लंबवत सेट करेंगे, क्षैतिज सेट करेंगे, जिससे कि क्या हो, एक कपड़े का निर्माण हो जाए, कोई एक कपड़ा बुन करके तैयार हो जाए। यही प्रक्रिया प्रोसेस क्या कहलाती है, बुनाई कहलाती है। और कैसे करते हैं, धागे को ताने बाने में सेट करके, धागे को जब हम लोग ताने बाने में सेट करते हैं ना, तो इससे ही कपड़ा बन जाता है। यही प्रोसेस बुनाई या वीविंग कहलाती है। अब याद रखिएगा फिनिशिंग शब्द लिखा है। फिनिशिंग शब्द को हिंदी में कहा जाता है परिसज्जा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कपास, कपास में होने वाली मुख्य परिसज्जा क्या है, मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग शब्द मुख्य रूप से किस पे की जाती है, कॉटन पर ही की जाती है। इसके बाद अगर कहा जाए सैनफोराइजिंग, और इसके बाद अगर कहा जाए कैलेंडरिंग, तो ये सब तरीके की परिसज्जाएं कॉटन पर मुख्य रूप से की जाती है। क्योंकि अभी हमने जब यहाँ पे बुनाई की है ना, वीविंग की, तो ये लूम से उतरा हुआ कपड़ा है, मतलब इसमें चमक नहीं है। कुछ रेशे बीच बीच में ताने या बाने के टूटे हुए हैं, बीच में खाली स्थान दिख रहा है, इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। तो इस पर ये सारी फिनिशिंग करके ही हम क्या करते, कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो जब फिनिशिंग करेंगे, जैसे ब्लीचिंग करना भी इसी के अंतर्गत, परिसज्जा के अंतर्गत ही आएगा, ताकि वस्त्रों का जो पीलापन है वो दूर हो सके। तो ब्लीचिंग हम चाहे करें चाहे मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग करने से कॉटन में क्या होता है, पानी सोखने का गुण और बनता है, बढ़ता है। और जो हम रंगाई इस पे करेंगे ना, वो रंगाई जब हम करते हैं इन पे कपड़ों के ऊपर, तो रंगने के बाद ये जो कॉटन के ऊपर जनरली आप देखते होंगे रंग कच्चा चढ़ता है, लेकिन मर्सराइज जो कॉटन होंगे उन पे रंग जो होते हैं वो पक्के चढ़ते हैं। तो इन्हीं सब प्रोसेस के लिए हम लोग इन पे फिनिशिंग भी करते हैं, चाहे मर्सराइजिंग हो चाहे सैनफोराइजिंग। क्योंकि कॉटन है, कपड़ा धुलने पे सिकुड़ेगा, तो सैनफोराइजिंग करेंगे जब हम, तो ये कपड़ा गारंटी देगा कि अब ये सिकुड़ेगा नहीं। उसके बाद लास्ट में हम लोग करते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग का मतलब होता है रंगाई, कपड़ों पे रंगाई करना, और कपड़ा जब रंगीन हो जाएगा उसी के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग, जिसे कहते हैं छपाई करना, प्रिंट करना, कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बनाना। ठीक है, तो ये थी चरण शब्दावली, टर्मिनोलॉजी या प्रक्रिया। एक कॉटन को खेत से लेकर के अपने ऊपर धारण करने से पहले जितने चरणों से गुजरना पड़ता है वो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। कार्डिंग के जस्ट बाद हम लोगों ने किया कॉम्बिंग। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना, खुद के बालों पे करो तो भी हमारे जो बाल है वो सुलझते हैं, सीधे होते हैं। यही प्रोसेस रेशों पे भी होता है। रेशों को समानांतर करने के लिए कंघी की जाती है। कंघी जैसे ही हमने किया, तो जैसे ही रेशे सीधे हुए, तो जो छोटा रेशा है और बड़ा रेशा है हमें अलग अलग दिखने लग जाता है।
तो इन्हीं रेशों को हम अलग कर देते हैं, छोटे रेशों को अलग कर देते हैं, बड़े रेशों को अलग। यही प्रोसेस ड्राइंग या खींचना कहलाता है। जो छोटे किए गए छोटे रेशे जो हमने अलग किए थे, बड़े रेशों को अलग किया था, उन्हें हम हल्का घुमाव दे करके एक लच्छी बना करके रख देते हैं ताकि रेशा उलझे ना। फिर जैसे ये रेशा क्या होता है हमारे आगे प्रोसेस में बढ़ता है तो वो प्रोसेस कहलाता है स्लीवरिंग। इन्हीं लच्छियों को हम ऊपर से टाइट से बांध देते हैं और नीचे रेशे छोड़ देते हैं, जिससे कि आगे इसके बाद का प्रोसेस कताई हम कर सकें। कताई करते ही रेशे आपस में सट जाते हैं, ऐठन हो जाती है, जिससे कि धागा बन जाता है, एक धागे का रूप ले लेता है। इन्हीं धागों के द्वारा हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। धागों को ताने और बाने में सेट करते हैं, जिससे कि कपड़ा बुन जाता है। यही प्रोसेस वीविंग कहलाता है। बुने हुए जो कपड़े हैं या जो कच्चा लूम से उतरा हुआ ये जो कच्चा कपड़ा है या ग्रे गुड्स है, इसमें अभी फिनिशिंग या परिसज्जा करना आवश्यक है। तो मर्सराइजिंग, सेंफोराइजिंग, कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, ये सब तरीके की हम परिसज्जाएं इनके ऊपर करेंगे कपड़ों पे। तो जैसे ही ये जो पीलापन लिए हुए, गंदगी लिए हुए कपड़ा चमकदार हो गया, इनको अब हम रंगीन बना देंगे, जैसे कि डाई के द्वारा रंग का प्रयोग करके कपड़े रंगीन हो गए तो उनके ऊपर हम कोई ना कोई नमूना छाप देंगे। वही प्रोसेस कहलाता है प्रिंटिंग। तो बस यही तक था ये प्रोसेस। इसके बाद कपड़ों की कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं और पहन सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। कॉटन की शब्दावलियाँ, चरण, सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शब्दों का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, स्पिनिंग से जस्ट पहले क्या होता है, स्लीवरिंग होता है। और कार्डिंग और कॉम्बिंग में अंतर क्या है वो भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।